हेलो, स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। जैसा कि फर्स्ट सेट का 30 क्वेश्चन आपको मिल चुका होगा, आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होइएगा। केमिस्ट्री का जो 30 क्वेश्चन का सेट मिला होगा, आज हम दूसरा सेट लेकर के आए जो 30 क्वेश्चन का है। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा और क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज भी हम 30 क्वेश्चन का सेट है, ये दूसरा सेट है। ऐसा सेट बहुत सारा सेट आएगा, आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चन का ये सीरीज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इसमें इंसुलेटर कौन है? इंसुलेटर क्या होता है? जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता, तो क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। देखिए ग्रेफाइट, ये क्या है? कंडक्टर है। ग्रेफाइट क्या है? ये कंडक्टर है। एल्युमिनियम क्या है? ये भी क्या है? कंडक्टर है। अब डायमंड क्या है? डायमंड जो है ये कार्बन का एलोट्रोप्स है, ये भी कार्बन का एलोट्रोप्स है, लेकिन ये क्या है? कंडक्टर है। और डायमंड क्या है? इंसुलेटर है, इंसुलेटर। और सिलिकॉन क्या है? ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। तो पूछा क्या इसमें से इंसुलेटर कौन है? तो याद रखिएगा डायमंड जो है क्या है? ये इंसुलेटर है, जो कि एक कार्बन का एलोट्रोप्स है। बात समझ में आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज। अब थर्माइट प्रोसेस में एक प्रोसेस होता है जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसमें थर्माइट प्रोसेस में जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कौन यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। हर क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और आप अच्छे से क्वेश्चन को आगे बोर्ड में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये क्वेश्चन सर। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है? इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड द अरेंजमेंट ऑफ Cl-। देखिए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की बात किया जा रहा है, तो ये Na+ और Cl-, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। तो Na+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। और क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है। ये वाइड में रहता है और ये पैकिंग करता है। ये क्या करता है? पैकिंग करता है। अब जो NaCl है जिसमें Cl- जो है वो पैकिंग करता है कैसा? FCC पैकिंग करता है, FCC पैकिंग करता है। और FCC का पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? इसका पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है, पैकिंग एफिशिएंसी FCC का कितना होता है? 74% होता है। तो बताइए NaCl में Cl- क्या कैसा पैकिंग करता है? FCC पैकिंग करता है, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? सॉरी, पैकिंग एफिशिएंसी 74%। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? FCC जाएगा। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्या बोला है? अमोनिया चेंजेस द मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर रेड लिटमस पेपर इनटू। बोल रहा है अमोनिया जो है, अमोनिया मॉइस्ट, ये रेड पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करता है? यही पूछा जा रहा है कि अमोनिया मॉइस्ट जो है ये रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करता है। तो पहली बात, अमोनिया क्या है? एक बेस है। अमोनिया क्या है? एक बेस है। क्या है? अमोनिया बेस है। अब आपको याद होगा कि अगर बेस को लिटमस पेपर में रखा जाए तो किस कलर में जाता है? रेड जो है ब्लू में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? ब्लू में। कब? जब ये बेस हो तब। अगर एसिड हो तो क्या होगा? एसिड हो तो ब्लू किसमें चेंज हो जाता है? रेड में चेंज हो जाता है। लिटमस पेपर की बात हो रही है। ब्लू लिटमस पेपर जो है किसमें चेंज हो जाएगा? रेड में। कब? जब एसिड होगा। रेड लिटमस पेपर किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू में। कब? जब ये बेस होगा तब। आपको इतना याद रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव है तो आपको पूछा जा सकता है। तो अमोनिया क्या है? बेस है, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रेड लिटमस पेपर ब्लू में, मतलब बेस है। एसिड कब होगा? जब ब्लू किसमें कन्वर्ट हो जाए? रेड में। समझ में आया? मतलब है अमोनिया मॉइस्ट को जब डीप करोगे लिटमस पेपर में तो रेड कलर किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू में। याद रहेगा? चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए? रेड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द कोलाइडल सिस्टम हैविंग ए सॉलिड सब्सटेंस एज ए डिस्पर्शन फेज एंड लिक्विड एज ए डिस्पर्शन मीडियम, देन मीडियम इज क्लासिफाइड एज। बोला जा रहा है कि डिस्पर्शन फेज कैसा है? डिस्पर्शन
डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन फेज है क्या, सॉलिड। और डिस्पर्शन मीडियम कैसा है, डिस्पर्शन मीडियम है लिक्विड। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, लिक्विड है। तो आप याद रखिएगा जब डिस्पर्शन फेज, मतलब डिस्पर्शन फेज क्या होता है, ये वाले डिस्पर्शन मीडियम में मिले हुए हैं, है ना। तो जब डिस्पर्शन फेज सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो, लिक्विड हो, तो इसको हम सॉल्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, एक जेल होता है, जेल में क्या होगा कि अब जेल देखे होइएगा, उसमें डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, लिक्विड होता है, और इसमें डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, सॉलिड होता है। इसको क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। ठीक है, एक और है इमल्शन। इमल्शन में क्या होता है, इमल्शन में आपका डिस्पर्शन फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्शन मीडियम भी क्या होता है, लिक्विड होता है। डिस्पर्शन फेज भी लिक्विड होता है, डिस्पर्शन मीडियम भी क्या होता है, लिक्विड होता है। जैसे एग्जांपल में मिल्क, दूध इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। दूध में जो डिस्पर्शन फेज होता है वो कैसा होता है, लिक्विड, और डिस्पर्शन मीडियम भी क्या होता है, लिक्विड होता है, क्योंकि डिस्पर्शन फेज जो है डिस्पर्शन मीडियम में मिला होता है। बस समझ में आया? तो याद रखिएगा कि जिसका डिस्पर्शन फेज सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो, लिक्विड हो, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट्स बोलेंगे। बात समझ में आया? इसको याद रखिए। इमल्शन में क्या होता है, लिक्विड और लिक्विड होता है। जेल में क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, तो आपको इस ये निकालने के लिए आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक आपको नहीं आएगा आप ये डी का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। ठीक है, डी का पूछ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम +2, ये क्या है, टाइटेनियम +3, ये क्या है, वेनेडियम +3, ये क्या है, फेरम +2, फेरम +2। अब देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, लेकिन 2 चला गया, तो इसमें डी ब्लॉक तो है ही नहीं, इसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है ही नहीं, तो यहां तो डी का अनपेयर्ड देखना ही नहीं है। बात समझ में? तो मैग्नीशियम ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखिए टाइटेनियम, तो देखिए टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, कितना होता है, 22 होता है। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या करना, इसको आप लिखना 4s2 और ये वाला 3d2 में। इसका वेनेडियम का होता है 23, तो देखिए कैसे लिखना है, 4s2 और 3d3 में लिखना है। आयरन का एटॉमिक कितना नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 26। इसको देखिए कैसे हम लिख रहे हैं, इस 2 को 4s2 में रख दिए और इसको क्या किए, इसको 3d में 6 कर दिए। ये लिखने का तरीका है डी ब्लॉक एलिमेंट का, जो एटॉमिक नंबर हो उसको सामने 4s2 3d2 4s2 3d2 3d3 4s2 3d6। ये हो गया चारों का, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। अब बताइए इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 निकालना है। 3 निकलेगा मतलब 2 यहां से और 1 यहां से, तो क्या हो जाएगा 4s0 3d1। ये हो गया टाइटेनियम +3 का। बात समझ में आ रहा? अगला इसका क्या होगा, इसमें से 3 निकालना है, तो यहां से 2 और यहां से 1, मतलब 4s0 और 3d2 हो जाएगा 2। हाँ ठीक है, 2 यहां से और 1 यहां से, यहां 2 निकालना तो 2 यहां से निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4s0 और 3d6 हो गया। बोला क्या है कि इसमें डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, डी के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही बताना है। और बोला मैक्सिमम, मतलब किसमें ज्यादा अनपेयर्ड डी का इलेक्ट्रॉन है उसमें। अब बताओ इसमें डी में कितना है, 1 अनपेयर्ड। जैसे डी में अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, 5 ऑर्बिटल होता है, तो इसमें 1 अनपेयर्ड है। इसमें कितना है, 2 अनपेयर्ड है। इसमें कितना है, 2 अनपेयर्ड है। कैसे, अगर इसका आप बनाइएगा तो ऐसे होगा, देखिए कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। यहां पे कितना है, 2 अनपेयर्ड। इसमें कितना है, इसमें देख लीजिए, इसमें होगा 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक करके भरेंगे 1 2 3 4 5 6। अब बताइए कितना अनपेयर्ड है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा तो इसी के पास है। देखिए एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। अनपेयर्ड का मतलब है जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें ना हो, उसको क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड। मतलब एक डब्बा में, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन है कितना, 1 1 है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें अनपेयर्ड कितना हो गया, 1 2 3 4, तो मैक्सिमम तो 4 ही अनपेयर्ड है, बाकी कितना, इसमें कितना है, 2 और इसमें 1, ये तो है ही नहीं। तो ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, यहां पर हम एक्सप्लेन कर दें कि डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पता कैसे करना है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, ये कौन सा इसका क्वेश्चन आता है। चलिए
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या है? तो याद रखिए लुकास रिएजेंट जो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl, ऐसा लिखा होगा, इसी को क्या बोलेंगे हम? लुकास रिएजेंट है या लुकास टेस्ट है। लुकास टेस्ट क्या करता है? अमाइन को पहचानने के लिए प्राइमरी याद रखिएगा ये ऐसा एनहाइड्रस और ZnCl2 एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl अगर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? लुकास रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से देख लीजिए एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सनट्रेटेड HCl, मतलब यही वाला है, बाकी नहीं होगा। देखिए एनहाइड्रस ZnCl2 लेकिन यहां पर HNO3 दिया है, मतलब ये नहीं है। हाइड्रेटेड ये भी नहीं है, हाइड्रेटेड मतलब ये नहीं। जिसमें एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सनट्रेटेड HCl लिखा हो वही क्या कहलाएगा? लुकास रिएजेंट कहलाएगा। याद रहेगा? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है? ध्यान दीजिएगा, ऐसा होगा उसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऐसा भी लिखा हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये बताइए क्या है? जब ऐसा बॉन्ड हो तो इसको क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। आपको सब याद रखना है। ये क्या है? ऐसा लिखा हो इसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। और इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये ऐसे, यानी इसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। ये भी क्या? ये भी एल्डिहाइड ही है। ये भी क्या है? एल्डिहाइड ही दिया हुआ है। बात समझ में आया? ये दोनों एल्डिहाइड है, ये क्या है? ईथर और वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान से फंक्शनल ग्रुप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग या विच वन इज द आयोनिक कंपाउंड। इस चारों में से कौन है जो आयनिक कंपाउंड है? देखिए अल्कोहल ऐसे होता है ROH, तो ये आयनिक नहीं है। क्यों? ये है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड होगा। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है। शुगर ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है। जो शुगर केन बोलते हैं ना, चीनी का सूत्र, वही वाला है। वो भी क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड। ऐसे होता है C12H22O11 शुगर केन, है ना। तो ये भी क्या? कोवेलेंट कंपाउंड है। तो बचा क्या? सोडियम नाइट्रोजन। ये है तुम आपका Na3F सोडियम नाइट्रोजन, सॉरी Na3N। अब बताइए एक सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 1 देगा। और 3 कितना देगा? 3। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन कितना लेता है? 3 लेता है। तो हमेशा जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो बताइए जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इस पर क्या आ जाएगा? देखिए अगर इसको ब्रेक कीजिएगा तो 3Na प्लस और N3 माइनस आ जाएगा। ये हुआ। तो बताइए क्या कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन क्या है? तो पहले क्या कीजिए? लैक्टिक एसिड बनाइए। लैक्टिक एसिड देखिए ऐसा होता है CH2, यहां पे OH और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों का मतलब सेम ही है यहां पर। अच्छा CH यहां पे एक ही होगा क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। तो इस दोनों में से कोई किसी टाइप का मिला हो तो अब देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये दोनों सेम है। कायरल कार्बन, देखिए कायरल कार्बन क्या होता है? अगर किसी कार्बन पे चारों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। ये हो मान लो ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये चारों ग्रुप जिस कार्बन पे डिफरेंट हो और ये कार्बन क्या हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, उसको क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे। बात समझ में आया? अब यहां पे आपको हर एक कार्बन पे चेक करना कि कायरल कार्बन है कि नहीं है। इस कार्बन, अब देखिए अगर जिस कार्बन पे ग्रुप 2 भी सेम होगा तो वो कायरल कार्बन नहीं कहलाएगा। चारों ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन। अब देखिए इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन पे तो देखिए 3 हाइड्रोजन, अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ऐसे बनाएंगे। देखिए ये हो गया आपका CH3, ये H, ये OH, ये C डबल बॉन्ड OH, ये है। अब बताइए इस कार्बन पे जाइए, इस कार्बन पे
इस कार्बन का देखिए तीनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो ये कायरल नहीं है। बात समझ में? अब देखिए इस कार्बन पे देखते हैं, इस कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे ये CH3 मतलब ये CH3, ये OH और एक हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप क्या है, अलग अलग है, ये भी अलग, ये भी अलग, ये पूरा अलग और ये पूरा अलग। इसका मतलब कायरल कार्बन ये हो जाएगा, ये वाला कायरल कार्बन हो जाएगा। बात समझ में? अब देखिए इस कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन, ये कायरल कार्बन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। बताएं अभी क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए और चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। बात समझ में? तो इसमें कायरल सेंटर, कायरल कार्बन कितना होगा, सिर्फ एक होगा, और वो भी कौन होगा, ये वाला कार्बन कहलाएगा कायरल कार्बन। बात समझ में आया, ये वाला कायरल कार्बन। तो आप इसको देख लीजिएगा, चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन कितना होता है, सिर्फ एक होता है। बात समझ में आया, ये कंडीशन देख लीजिएगा, उसके बाद किसी भी कार्बन को आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ, क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन द स्लैग प्रोड्यूस्ड इज, बोल रहा है कि जब आयरन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, आयरन क्या एक मेटल है, जब इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो बोला जा रहा है कि स्लैग क्या बनता है। देखिए स्लैग बनता कैसे है, किसी भी जब एक्सट्रैक्शन होता है तो वहां पे ओर्स के साथ इंप्यूरिटीज होता है, तो इंप्यूरिटीज को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अब गैंग जैसा है, गैंग जैसा है उसके अपोजिट में हम क्या मिला देते हैं, फ्लक्स मिला देते हैं, और यही क्या कहलाता है, स्लैग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लैग कहलाता है। तो गैंग जो है, अगर मान लीजिए इसमें इंप्यूरिटीज है SiO2, ये क्या है, सिलिकॉन ऑक्साइड, और अब ये कैसा है बताइए, ये है नॉन मेटल का ऑक्साइड, कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो इसमें हम फ्लक्स क्या मिलाएंगे, बेसिक, वो क्या मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं, और यहां से बन जाता है कैल्शियम SiO3, ये बन गया क्या, स्लैग बन गया। तो जब आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो स्लैग जो है ये बनता है, ये कैसा हो जाएगा, बेसिक। हमेशा फ्लक्स या गैंग के अपोजिट फ्लक्स होता है या फ्लक्स के अपोजिट गैंग होता है, और गैंग क्या होता है, इंप्यूरिटीज होता है जो ओर्स में प्रेजेंट होता है। बात समझ में? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड दो होता है, देखिए एक होता है एलाइल हैलाइड और एक होता है विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसमें एलाइल में देखिएगा डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन ग्रुप लगा हो, डबल बॉन्ड के, अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल है, इसके बगल वाले कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, एलाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होता है कि डबल बॉन्ड के कार्बन पर ही क्या लगा हो, कोई हैलाइड ग्रुप लगा हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसको विनाइल हैलाइड बोलेंगे। बात समझ में? तो इसी से देख लीजिए एलाइल हैलाइड कौन है। देखिए ये डबल बॉन्ड के कार्बन पर ही क्लोरीन है तो ये नहीं होगा। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड वाले तो होगा ही नहीं। अब देखिए ये डबल बॉन्ड का ये कार्बन है, इसके बगल वाले कार्बन पर ये Cl लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, देखिए यहां पर CH3 होता, मिस हो गया होगा। बात समझ में? तो अगर इसका हमें स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ये C, ये H, ये क्लोरीन, और यहां पे CH3। ये देखिए तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे ये क्लोरीन लगा, इसलिए इसके ऑप्शन हो जाएगा एलाइल हैलाइड यही। अब देखिए यहां पे नहीं है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के बगल पे क्लोरीन है तो ये वाला नहीं है। आप याद रखिएगा एलाइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड ऐसा होता है, डबल बॉन्ड के कार्बन पर ही हाइड्रोजन ग्रुप लगा हो तो क्या होगा, विनाइल, और एलाइल हैलाइड कब होगा, जब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हैलाइड लगा हो। समझ में? तो अच्छे से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ रहा है? चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। ये चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें सबसे लीस्ट बेसिक कौन है, सबसे कम, लीस्ट बेसिक। देखिए बेसिक वही अच्छा होता है, बेस वो अच्छा होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो, है ना। अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन है, नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन है, नाइट्रोजन के साथ आयोडीन है, और नाइट्रोजन के साथ फ्लोरीन है। यह है। अब देखिए यहां पे क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन, अब बताइए इस सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहा है, देखो फ्लोरीन, फिर कौन है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। अब बताइए फ्लोरीन है जो कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन सब में कॉमन है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसके बाद ये इससे ज्यादा डोनेट करेगा और इससे ज्यादा ये डोनेट करेगा और इससे ज्यादा ये डोनेट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये इस सब में ज्यादा डोनेट करने का मतलब कोशिश करेगा। और ऐसे भी ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन सब क्या है? -I ग्रुप है, -I इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट शो करता है। और एक तरीका ये पहचानने का, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं। बात समझ में आया? अब बताइए कि जब ये लेगा इलेक्ट्रॉन तो इसको तो इसके यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, किसके लिए? बेसिक के लिए। तो बताइए इस सब में अच्छा बेस कौन होगा? जो आयोडीन के साथ नाइट्रोजन होगा, मतलब सबसे अच्छा बेस होगा Ni3, उसके बाद NBr3, उसके बाद NCl3 और उसके बाद NF3। ये सबसे अच्छा बेस कहलाएगा ऑर्डर में, ये ऐसे। अब बताइए पूछा क्या है? लिस्ट बेसिक पूछा है, तो लिस्ट कौन हो जाएगा? NF3। बात समझ में आया? तो आपको ये याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिव के अकॉर्डिंगली। तो सबसे खराब बेस मतलब सबसे कम बेसिक कौन होगा? NF3। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। अगर यहां से पूछता कि सबसे अच्छा बेस कौन होगा, तो सबसे अच्छा बेस हो जाता Ni3 हो जाता सबसे अच्छा बेस। बात समझ में आया? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विच डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कौन है जो इस चारों में से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सीरीज का पार्ट नहीं है? तो याद रखिएगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम बोलते हैं 3D ग्रुप को, 3D सीरीज को, 3D सीरीज को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम बोलते हैं। और वो क्या होता है देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये होता है। बात समझ में? अब बोला इसमें से जो होगा वो क्या कहलाएगा? 3D फर्स्ट सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब देख लीजिए बोला क्या है? नहीं है। क्वेश्चन देख के थोड़ा सा, नहीं है तो देखिए ये तो है, ये भी है, और ये जो है कॉपर, ये भी है, ये जो है ये नहीं है, ये है शायद देखना पड़ेगा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का। इस क्वेश्चन में क्या कहना, जो नहीं दिया हुआ है बोल रहा है कि इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का कौन नहीं है, तो जो है उसको छाड़ दीजिए और जो नहीं है उसको आंसर कर दीजिए। तो ये ऑप्शन है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है, ये भी है, ये भी है, तो कौन नहीं है? आयरन नहीं है, मतलब आंसर यही हो जाएगा, ये सब आंसर नहीं होगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो याद रखिएगा बोल रहा है कि विच डज नॉट बिलोंग द टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट ये रहा, जो नहीं रहा वो रहा। बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? स्पेसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आर। बोला कि इसमें चारों में से बॉन्ड ऑर्डर किसका 2.5 है। तो एक ट्रिक बताते याद रखिएगा। देखिए जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3 होता है। 15 होगा तो इसमें क्या करना? 0.5 घटा देना, तो कितना हो जाएगा? 2.5। अगर 16 होगा तो क्या होगा? इसमें 2 हो जाएगा। 17 होगा तो क्या होगा? 1.5 होगा। आगे चलो, अगर नीचे चलो 13 होगा तो क्या होगा? 2.5 होगा। 12 होगा तो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब पूछा क्या है? 2.5 मतलब 13 इलेक्ट्रॉन होगा या 15 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हम काउंट करते हैं, समझ में? तो देखिए एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। तो 2 का कितना होगा? 14, और एक चला गया तो कितना बचा? 13 इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखिए मतलब यही आंसर होगा। देखिए 13 और 15, तो मतलब आंसर यही होने वाला। फिर भी चेक कर लेते हैं। 8 दूना 16, 16 में से गया कितना? 15 इलेक्ट्रॉन बचा। ये कितना बचेगा? 7 दूना 14 में से गया 13। ये 8 दूना 16, 16 में से गया 15। अब देखिए यहां पे क्या है? 8 दूना 16, 16 में से 2 गया। देखिए एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, 2 है तो 16, और 2 आ गया तो कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 18 तो होने वाला नहीं है। अब देखिए यहां पे क्या है? नाइट्रोजन का 1 का 7, 2 का 14, और 2 माइनस का मतलब 2 आ गया तो कितना हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका मतलब देखिए कि 18 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि 18 का कितना हो जाएगा? 1, और 16 का कितना हो जाएगा? 2। हमको पूछा कौन है?
पूछा है आपका 2.5, तो 2.5 किसका होगा? 2 का होगा। यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा। देखिए ना, 14 से 1 ज्यादा 15 तो 2.5 और 13 एक कम 2.5, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2, ए और बी दोनों यहाँ पे देना चाहिए दोनों। चलिए चलिए, ये समझ में आया? ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और 15 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, तो जिसका जिसका 13 और 15 होगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा। बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये याद रख लीजिएगा, बाकी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है? फॉर रिएक्शन 2A B देयर आर द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रखिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन बोला जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इधर वाले को हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव में, और इधर वाले को लिखेंगे पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि इधर से कम होगा तभी तो इधर बढ़ेगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। देखिए कैसे होगा, ये पहले माइनस लिखना है और यहां पे जो भी कोएफिशिएंट होगा वो डिवीजन में चला जाएगा, और क्या लिखाएगा? dA/dt। ये जो कोएफिशिएंट है वो डिवीजन में जाएगा और ये इधर वाले को माइनस लिखना है, बात समझ में? और इधर को इक्वल करके क्या लिखना है? यहां कुछ नहीं तो क्या है 1, तो प्लस में 1/1 और dV/dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये सब है। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब ऑप्शन में देख लीजिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहां प्लस दिया है तो ये नहीं होगा, देखिए यहां माइनस दिया तो ये भी नहीं होगा। हाँ देखिए, यहां माइनस दिया ना तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए -1/2 dA/dt, और देखिए यहां प्लस दिया है तो ये 1/1 है लेकिन 1/2 है तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, थोड़ा सा ध्यान से लिखने का तरीका यही है, जो रिएक्टेंट है उसको माइनस में, कोएफिशिएंट डिवीजन में, dA/dt, मतलब जो भी यहां पे दिया रहे। समझ में? चलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? If 2 gram of NaOH present in 200 ml of its solution, its molarity। बोल रहा है कि 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें प्रेजेंट है? 200 मतलब 200 ml में प्रेजेंट है। तो बोल रहा है कि मोलारिटी बताओ। बात समझ में? क्या बोल रहा है? मोलारिटी बताओ। तो पहले बताओ मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला आता है। देखिए वॉल्यूम कितना दिया हुआ? 200 ml, तो इसी में 2 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो यहां पर सॉलिड क्यों होगा? देखो सॉलिड जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। तो 2 ग्राम NaOH क्या है? सॉलिड। इसका मतलब वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इन लीटर पता है किसका? सॉल्यूशन का। 200 ml, इसको किस में चेंज करना है? लीटर में, क्योंकि यहां पर लीटर होता है। तो 200 ml, मिली का मतलब 10 का पावर -3 लीटर हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 200 डिवाइडेड बाय ऐसे, 2 0 से 2 0 कट गया, यहां पे आ गया 0.2 लीटर। ये क्या आ गया? वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन नीचे का। अब अगला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो क्या करना है? जो मास दिया हुआ है ग्राम में उसको लिखना है और नीचे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना है। मतलब जो गिवन मास है ग्राम में उसको ऊपर लिखिए और जो मोलर मास इसका लिखिए, मोलर मास। देखिए मोलर मास कैसे लिखते हैं? NaOH का मोलर मास NaOH। सोडियम का कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो कितना हो गया? 23 16 39 + 1 40। ये मोलिकुलर मास कितना हो गया? 40। तो यहाँ पे 40 से डिवाइड कर दे, कितना आ जाएगा? 1 और ये 20, तो 1/20। ये आ गया क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब क्या कीजिए? ये वाला वैल्यू यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ये कितना आया? 1/20, और ये कितना आया? 0.2 आया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/20। अब इसको क्या करना? ऐसे करके यहां पर 10 लिख दो, मतलब यहाँ पे 10 होगा तो 10/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2, 10 को ऊपर लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये 10, ये 2, तो ये कितना बचा? 1/4, मतलब 0.2 और ये देखिए 0.25 आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए।
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है। मोलरिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड निकाल लीजिएगा, क्या है जो गिवन मास है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, तो 1/20 ये कितना था 0.2, हम इसको कन्वर्ट कर लिए तो 10/2 हो गया, तो आ गया 0.25 आंसर। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? कह रहा है कि ये सेल रिएक्शन दिया हुआ जो भी है यहाँ पे, और स्टैंडर्ड सेल का वैल्यू दे दिया है, ये स्टैंडर्ड सेल का वैल्यू ये दे दिया है। बोल रहा है बाय डबलिंग मतलब दोगुना करने पे कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 आयंस ई स्टैंडर्ड सेल, ई स्टैंडर्ड सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बोल रहा है कोई सेल रिएक्शन है, ठीक है, हमें ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू दे दिए हैं, ठीक है। बोल रहा है कि बाय डबलिंग मतलब कंसंट्रेशन जो है कॉपर +2 का अगर हम डबल कर दें तो ये इस पे क्या फर्क पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, डबल, हाफ, इंक्रीज्ड बाय लेस देन डबल और अनचेंज्ड। अब बताइए कि ये जो स्टैंडर्ड सेल का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड सेल का क्या होता है, ई स्टैंडर्ड कैथोड प्लस ई स्टैंडर्ड एनोड, ये होता है कैथोड पोटेंशियल एनोड पोटेंशियल, ये होता है। बाद में हम कन्वर्ट करते हैं वो अलग बात है। ये टोटल ईएमएफ है ऑफ सेल, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल। अब बताइए इसमें कहीं भी आपको किसी भी फॉर्मूला में आपको लग रहा है कि कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट, कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड कर रहा है, तो ये जो ई सेल है कभी भी कंसंट्रेशन पर इफेक्ट मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, बात समझ में। इसलिए यहां पर ना ही डबल होगा, ना ही हाफ होगा, ना ही इंक्रीज करेगा, ना ही डिक्रीज करेगा, ये सिर्फ अनचेंज्ड रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड होगा। ठीक है, आप नर्स इक्वेशन देख लीजिएगा, वहां भी कंसंट्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बात समझ में। तो ये क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? द इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड। अभी इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि इंप्यूरिटीज जो ओर्स में प्रेजेंट रहता है उसको हम गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस से हम किस मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब किस मेटल को हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस से? साइनाइड प्रोसेस से। तो याद रखिएगा, गोल्ड और सिल्वर को साइनाइड प्रोसेस से क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3CHO। आईयूपीएसी नेम इसका बोला तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए, CH3C♯H। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। ये क्या हो जाएगा? 1 और 2। कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 को क्या लिखते हैं? ईथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईथ। और इसके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? एन। और ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का ये 1 पे क्या है? एल्डिहाइड का सफिक्स जो होता है वो अल होता है। क्या होता है? अल। अब देखिए ये ई को काट दीजिए और ये 1 लिखाता नहीं, तो क्या हो जाएगा? इथेनल। क्या हो जाएगा? इथेनल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहीं पे है एसिटल्डिहाइड, नहीं होगा। इथेनल, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बात समझ में? इस टाइप से हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, बढ़िया से देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछेगा, डाउट वहां पे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथाइन। इथाइन में कितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है? तो पहले आप याद रखिएगा, CnH2n+2 को क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्केन। CnH2n को क्या बोलते हैं? अल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कीन। CnH2n-2 को क्या बोलते हैं? अल्काइन बोलते हैं। तो जिसके लास्ट में YNEI, इसका मतलब वहां पे क्या होगा? देखिए यहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, यहां डबल बॉन्ड होता है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जिसके देखिए नाम में क्या है? आयन लगा हुआ, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। और कितना है? ईथ का मतलब 2 कार्बन, मतलब 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो यही पूछा है कि इसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा। तो याद रखिएगा, जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो यहां पर 2 पाई होता है और 1 सिग्मा होता है। अगर डबल बॉन्ड हो तो 1 पाई होगा और 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो वो क्या होगा? सिग्मा ही होगा। तो बताइए इथान में कितना पाई बॉन्ड होगा? तो 2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में? चलिए, अगर यहां पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पूछता
इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड तो यहां पर एक, और एक यहां पे और एक यहां पे, तो कितना हो जाता? 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाता। बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? द जनरल फॉर्मूला ऑफ ए एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन इज, एल्डिहाइड और कीटोन का इसमें से जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको हम ट्रिक बताते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या कीजिएगा, अब एल्डिहाइड क्या है? ये HCHO, इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। कितना कार्बन? एक कार्बन। कीटोन क्या होगा? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है? कीटोन है। तो हम क्या करते हैं चलिए एक और हम बताते हैं इसको कैसे करना है। यहां पे कितना कार्बन है? 3, तो हम क्या करते हैं 2 कार्बन लेते हैं, तो 2 कार्बन में CH3 CHO आता है इस टाइप से। चलिए यहां पर हम किसी एक को चूज, चलिए इसको हम चूज करते हैं या इसी को चूज करते हैं। हम 2 कार्बन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? C2, ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और ये प्लस में 2, कितना हो जाएगा? 6। इसके पास देखिए 2 कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन है 4 और एक ऑक्सीजन, ऐसा आना चाहिए। यहां पे 3 कार्बन लेंगे तो कितना है? 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है? 6 और ये है ऑक्सीजन 1। अब आप देखिए यहां पे कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, मतलब इसी टाइप का कोई ऑप्शन होगा। यहां पर देख लीजिए, अगर जितना कार्बन है उसका दुगुना क्या है? हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसी रेशियो में देखिए 2 कार्बन तो हाइड्रोजन कितना है? 4, तो n की वैल्यू यहां पर अगर 2 रखेगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा में है। इसका मतलब ये जो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बाकी कोई नहीं करेगा, आप करके देख लेना। ऐसे करके दिखेगा तो यहाँ पे 2 कार्बन तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 ही रह जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। वहां पे 2 कार्बन रखेगा तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, जो कि ये अनवैलिड है, इनवैलिड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी चला जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आता है तो आप चेक कर लीजिएगा कि कार्बन के रेशियो के दुगुना में हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यहां भी देख लीजिए सेम चीज है। चले क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या बोल रहा है? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन इन ईथर, ईथर के ऑक्सीजन में जो है क्या उसका ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन। तो पहली बात, ईथर कैसे पहचानेंगे? कार्बन और 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन हो तो क्या कहलाता है? ईथर। अब बताइए ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता है? 2 लोन पेयर होता है। अब देखिए इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 और 1, 2 और 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, तो कितना हो गया? 4। 4 को क्या लिख सकते हैं? sp3, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। याद रखिएगा जब हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता, सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर। बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वी वेनेडियम, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको 23 देखना है। तो आप देखिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है 23, तो आप क्या कीजिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का देख लीजिए, आपको ऐसे पता लग जाए कौन सही है कौन गलत है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4c2 और 3d3, और इधर लिख लीजिए आर्गन। आर्गन में कितना होता है? 18 और 2 20 और 3 23। ऐसा देख ले कहीं पे है, देखिए ये 2 4 10 2 12 6 18, यहां तक तो सब में सेम होना चाहिए। 4s2 3d3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिए बाकी में 3d4 है तो ये नहीं होगा, 3d5 है ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये तो नन ऑफ दीज है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसी टाइप से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा और क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है? 26 क्या बोल रहा है कि चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इसमें से कौन है जो टेम्परेचर के कारण या टेम्परेचर जो चेंज होता है उसके कारण उस पर अफेक्ट नहीं होता है। तो याद रखिएगा मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन इस पे किसी भी टेम्परेचर का या चेंज इन टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। किस पे? मोलालिटी पे। अब बाकी जो दिया हुआ है मोलारिटी हो गया, फॉर्मालिटी हो गया या नॉर्मालिटी हो गया, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट ये तीनों हैं। याद रहेगा नॉर्मालिटी, मोलारिटी, फॉर्मालिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, लेकिन मोलालिटी मोल फ्रैक्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता। यही पूछा है कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है किस पे नहीं होता है। समझ में? इसको याद रख लीजिएगा, काम आएगा, या ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन है 27।
27 क्या कह रहा है कि IUPAC नेम ऑफ H2PtCl6, इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो पहले क्या कीजिए, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए सेंट्रल मेटल का। अब देखिए एक हाइड्रोजन पे +1 होता था, 2 पे कितना होगा, +2। अब जिसका निकालना क्या कर लो, उसको x मान लो, और एक क्लोरीन पे -1 होता था, 6 पे कितना होगा, -6 होगा, मतलब इक्वल टू, अब पूरे का सम क्या होगा, 0। तो x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, +4। अब याद रखिएगा, अब देखिए इसमें प्लस यहां पर कौन कौन दिया था, ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, मतलब या तो 1 होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा, इसी दोनों में से कोई होगा, 2 तो ऐसे ही छट गया, समझ में। अब क्या देखना है, याद रखिएगा कि जब जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, अगर ये एनायन हो, इधर वाला एनायन हो और इधर वाला क्या हो, केटायन हो, तो जब सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं ना, तो उसमें ऐड कर देते हैं लास्ट में ATE, क्या ऐड कर देते हैं, ATE। अब बताइए, देख लीजिए, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट, अगला क्या है, हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट। तो याद रखिएगा, जब हम इसका, देखिए पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, ये कैसा है, एसिड है। देखिए जो H+ दे वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो इसका 2 नाम होता है, यहां पर एक ही दिया हुआ है, तो याद रखिएगा इसका नाम होगा हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट, और इसमें कितना है, 4 है, ठीक है। एक और इसका नाम होता है डाईहेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक एसिड। प्लेटिनिक यहां पर कितना हो जाएगा, 4, और यहां पर एसिड हो जाएगा, डाईहेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक, और आयंस कितना आया, ऑक्सीडेशन नंबर 4, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 एसिड, क्योंकि ये एसिड भी है तो इसका नाम ये भी होगा डाईहेक्साक्लोरोप्लेटिनिक, समझ में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट 4 आयन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3 डिग्री अमाइन, इसमें से कौन है जो 3 डिग्री अमाइन है। तो आपको पता होना चाहिए 3 डिग्री अमाइन कैसे बनेगा, नाइट्रोजन के तीनों तरफ क्या लगा होना चाहिए, कार्बन लगा होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री अमाइन कहलाएगा। इसका कॉमन नाम देखिए, इस सब में कॉमन नाम, ये सब 1 मिथाइल, ये सब नहीं होगा। अगर इसका नाम लिखिएगा IUPAC नाम, तो देखिए क्या होगा, ये टेरीब्यूटाइल अमाइन, ये नहीं होगा, 1 पे मिथाइल साइक्लो तो है ही नहीं, रिंग है ही नहीं, N पे मिथाइल अमाइन, N पे मिथाइल अमाइन, ये भी नहीं होगा। इसका IUPAC नाम अगर लिखेगा तो क्या हो जाएगा, N, N डाई मिथाइल, N, N 3 होगा, N, N ट्राई मिथाइल अमाइन, N, N ट्राई मिथाइल, क्योंकि एक ही अमाइन नाइट्रोजन पर 3 CH3 ग्रुप लगा होता है, N, N ट्राई मिथाइल। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है ट्राई मिथाइल अमाइन, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ में। चलिए 3 डिग्री अमाइन का यही बनेगा। अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, द करेक्ट IUPAC नेम फॉर, ये कंपाउंड दिया है, बोल रहा है इसका करेक्ट IUPAC नाम कैसे होगा। इस टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए आप इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आसानी हो। ये हो जाएगा CH2, यहाँ पर है NH, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए मेन चेन ये हो जाएगा, मेन चेन आपका ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो कहाँ पर है, N पे क्या है, ये मिथाइल है, तो N पे मिथाइल लिख लीजिए, और यहाँ पे नंबरिंग कीजिए 1 2 3, कितना कार्बन है, 3, तो 3 को क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 पे, तो 2 पे इन लिख दिए, है ना, और अमाइन लिख दिए, इसको क्या लिख दिए, 1 पे अमाइन है, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, N मिथाइल प्रोप 2 इन, E हटा दीजिए, 2 पर इन अमाइन। तो देखिए N पे मिथाइल, प्रोप 2 पे इन, और 1 पे अमाइन, मतलब 1 नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पर अगर 1 भी आप लिख सकते हैं तो कर सकते हैं, कर लीजिए। ऐसे 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन दिया हुआ है तो आप कर सकते हैं। 2 पे इन और 1 पे अमाइन, और E को काट दीजिए, देखिए कौन सा है, N मिथाइल प्रोप 2 पे इन, 1 पे अमाइन, हाँ तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बाकी ये सब नहीं होने वाला है। बात समझ में। चलिए आज का जो 30 क्वेश्चन का सेट है उसका आज लास्ट क्वेश्चन है, मतलब अभी का इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखिए सही से,
बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। वैसा पॉलीमर जो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब नेचुरल प्रोसेस से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेचुरल प्रोसेस जैसे मिट्टी में खत्म हो गया है ना, कहीं पर रख दिए तो वो किसी और फॉर्म में चेंज हो गया, उसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। तो याद रखिएगा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बाकी इसमें से कोई भी पॉलीमर जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, तो आज का 30 क्वेश्चन का ये जो सेट है खत्म होता है। 30 क्वेश्चन को फिर से बढ़िया से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, और ये जो सेशन है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके, ताकि आपके बिहार बोर्ड का जो पेपर होने वाला है उसमें आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। समझ में? इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा। दो सेट अपलोड हो गया, एक आज वाला और एक पहले वाला, तो 2 सेट हो गया, और ऐसे क्वेश्चन 30-30 का सेट आता रहेगा ताकि आपका रिवीजन बढ़िया हो और पेपर में आप अच्छा करें। ठीक है।